नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। राजस्थान एसओजी एटीएस की पुलिस टीम ने आईपीएल मैच पर सट्टे का बड़ा खुलासा किया और इस मामले में एसओजी एटीएस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस की अलग अलग टीमों ने रविवार रात 8 बजे के बाद हैदराबाद, जयपुर, नागौर और दिल्ली में एक साथ सटोरियों के ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें पुलिस ने हैदराबाद में 7 और जयपुर में 7 नामी सटोरियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुलिस की रेड से पहले सटोरिये भाग निकले, जबकि नागौर में भी सटोरिये पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन राजस्थान एसओजी एटीएस ने जो कार्रवाई की उससे सटोरियों की कमर टूट गई। इस कार्रवाई के दौरान 36 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 4 चार्जर, 1 डीटीएच और 3 कारें जब्त की गई हैं। आईपीएल का जो मैच चल रहे हैं उस पे एटीएस की हमारे पास इत्तला टीम आई थी, जिन्होंने बताया था उनके पास मोबाइल नंबर वगैरह थे, गाड़ियों के नंबर थे। वो कह के उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यहाँ कुमारी दरवाजा के पास में एक मकान में गाड़ी के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, इन पे कार्रवाई सट्टे की और आईपीएल की कर रहे हैं। अलवर पुलिस ने टोल नाके पर हुई मारपीट मामले में 2 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर बानसूर के बुटेरी टोल नाके पर दबंगई करने और मारपीट करने का आरोप है। जो झगड़े करते हो जिनको हमने तुरंत मौके पर पहुंचकर उनको गिरफ्तारियां की गई हैं और जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। रविवार को बनासूर के बुटेरी टोल नाके पर जबरदस्त मारपीट हुई थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल यहां एक वाहन चालक के साथ टोल कर्मियों की अनबन हो गई थी, जिसके बाद टोल कर्मियों ने उस पर हमला कर दिया था और उसके साथ जमकर मारपीट की थी। दौसा के लालसोट थाना के विजयपुरा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब एक ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक चला रहे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध बजरी लेकर जा रहे इस ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत तेज थी और बाइक सवार के सामने आने पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर पर से अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। विजयपुरा गांव में इस हादसे के बाद हो रहे हंगामे की खबर सुनकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी कोशिश के बाद लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध बजरी खनन पर भी रोक लगाई जाएगी। पुलिस ने यहाँ के लोगों को भरोसा तो दिलाया है कि अवैध बजरी के खनन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसे हादसे के बाद सिर्फ ये भरोसा मिलता है और कभी कार्रवाई नहीं होती। बारां जिले के छावड़ा कस्बे में आम लोगों को मास्क बांट रही ये बारां की पुलिस है। मास्क बांटने के साथ साथ पुलिस लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना का संक्रमण तभी रुकेगा जब हर शख्स मास्क लगाएगा, बार बार साबुन से हाथ धोएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नो मास्क नो एंट्री स्लोगन के साथ आंदोलन शुरू किया है और इसी आंदोलन के तहत शासन, प्रशासन और गैर सरकारी संगठन की ओर से लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक पुष्कर के पवित्र सरोवर किनारे कोई नजर नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदलने लगी है। पवित्र सरोवर किनारे सैलानियों की भारी भीड़ भले ना हो, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि इन्हें नजरअंदाज किया जा सके। शाम के वक्त यहाँ का मौसम और मिजाज अब दोनों खुशगवार नजर आते हैं और इक्का दुक्का विदेशी पर्यटक भी नजर आने लगे हैं। इस विदेशी महिला को ही देख लीजिए, किस तरह पुष्कर आकर खुश हो रही है और अपने कर्तव्य से लोगों का दिल जीत रही है। जगत पिता ब्रह्मा जी दर्शन करने हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते थे,
लेकिन कोरोना संकट ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। इस साल यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की बात करें तो पहले 2 महीने में अच्छे खासे पर्यटक यहाँ आए, लेकिन मार्च की शुरुआत से पर्यटकों की संख्या घटनी शुरू हो गई, जो अप्रैल से सितंबर तक 10 से 15% रह गई। इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या ना के बराबर थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। कोरोना के साए में जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन शुरू हो गए। सख्त गाइडलाइंस के साथ भक्त भगवान के दर्शन करने अब पहुंचने लगे हैं। प्रदेश में मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल 7 सितंबर से ही खुल गए थे, लेकिन मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करीब 6 महीने के बाद अब शुरू हुए हैं, और वो भी गाइडलाइन की सख्त अनुपालना के साथ। सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे फाइबर शीट लगाई गई है लाइनों के ऊपर, जिससे भक्तजन एक दूसरे से नहीं मिल सकें और उनकी सांसें भी एक दूसरे से नहीं टकराव हो। यहाँ पे मार्क बनाए गए हैं जिस पे भक्तजन खड़े होके अपनी बारी का इंतजार करें। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर में नो मास्क नो दर्शन का नियम भी बनाया गया है। नो मास्क नो एंट्री। एंट्री तो हमारे यहाँ दर्शन ही है। अगर आप मास्क लगा के नहीं आएंगे तो दर्शन के लिए आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। यही मैंने आपसे कही। कोरोना संक्रमण के बाद 18 मार्च से मोती डूंगरी गणेश जी के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण में कमी के साथ अब गणपति के दर्शन की इजाजत भी मिल गई है। राजधानी जयपुर से ख्वाजा की नगरी अजमेर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सालों से अटकी रिंग रोड परियोजना को लेकर न्यूज 18 ने बार बार खबर दिखाई और इसका असर भी अब दिखने लगा है। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद अधूरे कामकाज को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो रिंग रोड के इस हिस्से पर यातायात इसी महीने से शुरू हो सकता है। दरअसल अधूरे पड़े रिंग रोड प्रोजेक्ट में टोंक रोड पर फिनिशिंग के काम को अब अंतिम रूप देने का काम जारी है। जेडीए की सूत्रों की माने तो दक्षिणी रिंग रोड के अजमेर रोड और आगरा रोड के बीच यातायात इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकता है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के लिए निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए 3 लेयर सिस्टम तय किया। इस सिस्टम के तहत ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में टिकट वितरित किए जाएंगे। इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि विधायक प्रत्याशी और सांसदों की रायशुमारी पर टिकट वितरण पूरी तरह निर्भर न हो। पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जनता की भावना के विपरीत टिकटों का वितरण न हो सके और बाद में कोई हो हल्ला न हो। बीजेपी की ओर से कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पार्टी में ना तो प्रदेश, ना जिला और ना ही ब्लॉक स्तर पिछले 3 महीनों में कोई नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में जब संगठन में किसी के पास कोई पद ही नहीं हो तो पार्टी फीडबैक के लिए निचले स्तर पर किसकी जिम्मेदारी तय करेगी। यदि फीडबैक प्रक्रिया में कोई खामी रही तो पार्टी किस पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब 90 दिन से संगठन नियुक्तियों का इंतजार कर रहा है। बाघिन को जंगल में आराम फरमाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन पेड़ पर बाघिन को आराम फरमाते देखा है क्या? जी हाँ, देखिए ये खास तस्वीर, जरा गौर से देखिए। ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन रिद्धि। रणथंभौर में मौजूद करीब 24 बाघिनों में बेहद खास है रिद्धि, तो इसके करतब भी निराले हैं। रणथंभौर में जगह जगह घूमती रिद्धि की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब देखिए ये खास तस्वीर। ये आराम का मामला है। यहाँ वहाँ घूमने के बाद रिद्धि सुस्ताने बैठी, वो भी पेड़ पर चढ़कर। आराम पूरा हुआ, अब देखिए चहलकदमी। ऐसा नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए भी ये नज़ारा अद्भुत था। कई पर्यटकों ने इस खास लम्हे की तस्वीर भी कैद कर ली। तेंदुए का पेड़ पर चढ़ना काफी सामान्य है,
लेकिन बाघिन का ये रूप शायद ही देखने को मिलता है। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रीय लेवल पर मेडल्स की झड़ी लगा चुके मेरठ के इन 2 खिलाड़ियों को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ी। आर्थिक तंगी का आलम ये था कि घर चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगाना पड़ा, लेकिन ये अब बीते दिनों की बात है, क्योंकि न्यूज 18 की खबर का खुद केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संज्ञान लिया है। किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। कोरोना काल में पिता की नौकरी चले जाने के बाद नेशनल तीरंदाज नीरज चौहान और बॉक्सर सुनील चौहान को सब्जी का ठेला लगाना पड़ा और ये खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और अब खेल मंत्रालय की तरफ से मिली मदद के बाद परिवार में खुशी की लहर है। दुर्गा पूजा से पहले माता के भक्तों को कामाख्या मंदिर की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। कामाख्या देवालय प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 7 महीने से बंद थे। मंदिर के द्वार खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं की कतार नजर आने लगी है। हालांकि अभी यहाँ रोजाना केवल 500 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाजत मिली है। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य किया गया है। जो 7 महीने के बाद दरवाजा खुला है, मतलब मैया अपने पास बुलाई है सबको और ये कृपा मतलब दी है जो हाँ सबका दुख अब दूर होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। हिमालय की गोद में बसे सिक्किम में पर्यटन की गतिविधियों को इजाजत मिलने के बाद धीरे धीरे कर सैलानी यहां आने लगे हैं। पहले तो इस मौसम में सिक्किम में सैलानियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार ये भीड़ बहुत कम है। शनिवार को जिस दिन से यहाँ पर्यटकों को आने की मंजूरी मिली, उस दिन यहाँ महज 16 पर्यटक ही आए थे। उसमें से 5 पर्यटक ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए चौपड़ भाड़े पर लिया था। बाकी नेशनल हाईवे 10 के रांगपो चेक पोस्ट होते हुए यहाँ पहुँचे थे। कम भीड़ होने की वजह से पर्यटन उद्योग पर बुरा असर तो पड़ रहा है, लेकिन इन पर्यटकों के आने से ये उम्मीद जरूर बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या सिक्किम में भी नजर आएगी और बंद पड़े पर्यटन उद्योग फिर एक बार गुलजार हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव की वजह से बड़ी संख्या में सेना LAC की ओर जा रही है। इस दौरान लेह में एक छोटे से बच्चे ने वहां से गुजर रहे सेना के जवानों को सैल्यूट कर उनका दिल जीत लिया। एक छोटे से बच्चे की सलामी पर सैनिक गदगद हो उठे और वो वहीं ठहरकर बच्चे को ये सिखाने लगे कि सावधान और विश्राम कैसे करते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर आते ही ये वीडियो वायरल हो गया और लोग इस बच्चे की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि भविष्य का सैनिक है ये बच्चा। इस वीडियो को ट्विटर पर एक IFS अधिकारी सुधा रामेन ने साझा करते हुए लिखा कि भावी भारत का एक नवोदित सैनिक लेह के एक गांव से आए इस बच्चे के वीडियो को देखने के बाद दिन बन गया। यकीन मानिए, इस गमले में लगे पौधे को कोई इंसान नहीं सींच रहा है, बल्कि सूखी मिट्टी होते ही पानी अपने आप गिरने लगता है। इस चमत्कार को कानपुर के रहने वाले इन छात्रों ने किया है। जय नारायण विद्या मंदिर में 9वीं में पढ़ने वाले सारांश और 7वीं के छात्र दिव्यांश बंसल ने रोबोटिक प्रोग्रामिंग के जरिए नई खोज की है। ज्यादातर गमले ऐसे होते हैं जिनको हमेशा मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। हमने मेनली उसी को देख के बनाया। जैसे अब कभी कभार हम लोग ने पानी डाल दिया और फिर अगले दिन भूल गए तो वो गमला खराब हो जाता है। और अगर हम लोग ये डिवाइस वहाँ पे फिट कर देंगे तो वो गमला जल्दी खराब नहीं होगा। दोनों भाइयों ने इनोवेटिव ऑटो प्लांट गिफ्ट सेट के नाम से एक किट तैयार की है जो आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इस किट में कमरे में रखे जाने वाले किसी भी गमले के पानी का छोटा सा टैंक लगा होता है जो पौधे तक पानी पहुंचाएगा। खास बात ये कि पौधे में ये किट उतना ही पानी पहुंचाएगा जितना पौधे को जरूरत है, यानी 2 लीटर का टैंक लगाने से 20 दिन तक ऑटोमेटिक पानी की सिंचाई होती रहेगी। इस किट को बनाने में महज 1000 रुपए की लागत आई है।
कटाई के साथ ही जैसे ही हरियाणा और पंजाब से पराली जलाने की खबर आनी शुरू होती है, दिल्ली की सांसें थमने लगती हैं। हरियाणा और पंजाब के धुएं से दिल्ली का आसमान धुंधला नजर आने लगता है और प्रदूषण का असर ऐसा कि सांस लेना दूभर हो जाता है। लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इस समस्या का हल निकाल रहे हैं। अंबाला में कुछ गाँव के किसान अपनी पराली एक कंपनी को दे रहे हैं जो इस पराली के जरिए बिजली बना रही है। पूरे गांव के जो धान के अवशेष हैं उनकी एक पैडल बना के, उनके बंडल बना के वो कंपनी लेके जाएगी और उस जो अवशेष हैं उससे बिजली बनेगी। नारायणगढ़ शुगर मिल के अंदर 25 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगा हुआ है, जहां पर ये इससे अवशेषों से बिजली बनाई जा रही है। और किसानों को हमने जब किसानों के साथ बातचीत की तो किसान बड़े खुश थे, क्योंकि आग लगा के कोई भी अपने खेत में खुश नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। आपको बता दें कि बिजली बनाने के लिए 420 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पराली को जलाया जाता है। इससे पैदा होने वाली भाप से बिजली पैदा होती है। 1 किलोग्राम पराली से 3 किलोग्राम भाप तैयार होती है। 10 किलोग्राम भाप से 1 किलोवाट बिजली पैदा होती है। सबको थोड़ी जल्दी होती है, उसको मैनेज करने में तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये आगे हम इसमें सिस्टम बना रहे हैं। अभी किसानों को कोई दिक्कत ना आए, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जैसे सीरियल में जिसका नंबर आता है उसी के हिसाब से उसके पराली हटवा देते हैं। ओडिशा में पुरी के गोल्डन बीच को FEE डेनमार्क की ओर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले तट को सबसे साफ तट माना जाता है। पुरी समुद्र तट देश के उन 8 समुद्र तटों में से एक है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क की ओर से ब्लू फ्लैग टैग के रूप में मान्यता दी गई है। पुरी के गोल्डन बीच को मिले इस सम्मान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये साझा करते हुए बहुत खुश हूं कि पुरी के गोल्डन बीच को FEE डेनमार्क की ओर से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये प्रसिद्ध इको लेबल इस विश्व स्तरीय हेरिटेज सिटी के आकर्षण को और बढ़ाएगा। आपको बता दें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने के लिए किसी भी बीच को 33 मानदंड पूरे करने होते हैं, जिसमें पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा जैसे कई मानदंड शामिल हैं। गोल्डन बीच दिग्बारेनी स्क्वायर से मैफेयर होटल के बीच 870 मीटर में फैला है। इसे ओडिशा वन और पर्यावरण विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थानीय पुलिस ने हिंदू समुदाय के एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। सिंध के बदीन जिले के काड़ियो घनौर शहर में शनिवार सुबह मंदिर में ये तोड़फोड़ की गई थी। काड़ियो घनौर शहर में हिंदू समुदाय के कोहली, मेघवाड़, गोवारिया और कारिया समुदाय के लोग रहते हैं और वे सब राम पीर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वहां से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मंदिर का निर्माण दान के पैसों से किया गया था और इसे बनाने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा था। लेकिन कुछ संदिग्ध लोगों को इस मंदिर का निर्माण रास नहीं आया और उन्होंने नापाक हरकत की। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में अक्सर ऐसी नापाक वारदातें होती रहती हैं और इस बार बदीन जिले का ये मंदिर इसका शिकार हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब काम पर वापस लौट आए हैं। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप बिना मास्क के नजर आए। तकरीबन 5 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उन्हें कोरोना संक्रमण होना ईश्वर का आशीर्वाद था, एक छिपा हुआ आशीर्वाद, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं और चाहते हैं कि हर अमेरिकी नागरिक को उसी तरह का इलाज मिले जैसा एक राष्ट्रपति के तौर पर उनका हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वीडियो में चीन पर हमला भी किया और कहा कि उन्हें चीनी वायरस का संक्रमण हुआ। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये चीन की गलती है और चीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। चीन ने इस देश के साथ जो किया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। थाईलैंड में हर साल होने वाली भैंसों की दौड़ कोरोना संकट के बीच इस साल भी आयोजित की गई। भैंसों और इनसे जुड़ा ये आयोजन थाईलैंड के कृषि उद्योग और वहां के लोगों की जिंदगी में काफी महत्व रखता है और यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच भी भैंसों की दौड़ टाली नहीं गई।
थाईलैंड के चोनबुरी इलाके से सामने आई कुछ तस्वीरों में कई नौजवान भैंसों पर बैठकर रेस लगाते दिखे। हालांकि उससे पहले उन्हें भैंसों पर संतुलन बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जैसे ही भैंसों की ये रेस शुरू हुई, वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और तब तक तालियां और सीटियां बजाते रहे जब तक ये भैंस दौड़ खत्म नहीं हुई। कोरोना संकट की वजह से इस दौड़ में हर साल की तरह सैलानियों की भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है। साथ ही वो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी पर पहुंच गए हैं। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से हरा दिया। नडाल ने यह खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली। आपको बता दें कि नडाल का ये 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। पेरिस में नडाल की ये लगातार चौथी खिताबी जीत है। स्पेन के इस दिग्गज खिलाड़ी ने इससे पहले 2005 से 2008 के बीच लगातार 4 और फिर 2010 से 2014 के बीच लगातार 5 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। इसके अलावा उन्होंने 4 यूएस ओपन, 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 विंबलडन खिताब भी अपने नाम किए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।